वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम सोशल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज। इंडिया रिलीफ एंड फीचर्स फर्स्ट लेसन है ये। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो सब टॉपिक है, वो है हिमालयस। हिमालयस के इंपॉर्टेंस पूछ सकता, हिमालयस के पीक्स पूछ सकता, हिमालय के रेंजेस कितने हैं, कितने नमूने के हिमालयस हैं, यानी शिवालिक्स है, फिर हायर हिमालयस है, फिर हिमाद्रीज है। ये जो भी पूछता ना, ये सारे हिमालयस के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सब टॉपिक पढ़ना है। देखिए आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर लिख चुके हैं। बेसिक्स पूछ रहा हूं, बेसिक्स पे ध्यान दें। आप इस टॉपिक को डिस्कस करना है। हिमालयस एक टॉपिक है जिसको आपको डिस्कस करना है। उसी तरीके से ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न घाट्स में क्या फर्क है, और ईस्टर्न घाट्स किधर लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट किधर लोकेटेड है, और इसके बीच में के डिफरेंसेस क्या है। पर क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है, बट ये टॉपिक रहेगी। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये घाट्स के और समंदर के दोनों के बीच में प्लेन्स हैं, कुछ मैदानी इलाके हैं, कोस्टल प्लेन दोनों तरफ है, ईस्ट की तरफ भी है, वेस्ट की तरफ भी है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है पूछ सकता, या इन दोनों के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता। अगला है पेरिनियल रिवर्स, नॉन पेरिनियल रिवर्स। जो हिमालय से जो नॉर्थ इंडिया में रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स। नॉन पेरिनियल रिवर्स जो भी हैं वो साउथ इंडिया में है। तो ये रिवर्स के इंपॉर्टेंस क्या है, किसको बोलते हैं, व्हाट आर पेरिनियल रिवर्स या व्हाट आर नॉन पेरिनियल रिवर्स, या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है। अगला है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, और इन दोनों के रिलेटेड क्या है। जैसा कि लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड से क्या मालूम हो सकता है अपने को, क्लाइमेट मालूम हो सकता, वहां के फिजिकल फीचर्स मालूम हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूड से क्या मालूम हो सकता, टाइम मालूम हो सकता। तो क्वेश्चन जो है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे आता, या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, या लैटिट्यूड्स क्या काम आते, लैटिट्यूड से क्या मालूम हो सकता, या लॉन्गिट्यूड क्या काम आते, इससे इसके क्या यूजेस हैं, क्यों है लॉन्गिट्यूड, क्या ये रियल में ये जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर उतरे हुए हैं, या ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो अपने सहूलत के वास्ते बनाए। तो अच्छा, क्लाइमेट को लैटिट्यूड से क्या रिलेशन है, या लॉन्गिट्यूड को टाइम से क्या रिलेटेड। अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको लंदन में ये टाइम हो रहा है तो अब इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, या इंडिया में ये टाइम है तो अब लंदन में क्या टाइम हो रहा, या बाजू के बांग्लादेश में क्या टाइम हो रहा। तो आपको टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पे दे के भी पूछ सकता। तो आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझना है, क्लाइमेट पे भी वैसे उसी तरीके से पूछ सकता। तो बहरहाल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन आप कॉपी करके आंसर याद करके रट्टा मार के नहीं जाना है, ये जमाना चलेगा। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आ रहा, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो, आपको इसी तरीके से सब टॉपिक पे डिस्कशन करना है, आपके टीचर के साथ, आपके साथी के साथ। आप बिल्कुल इसको डिसाइड करें कि ये टॉपिक, सब टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब अगला है नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, जैसा कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या सिंधु है, ये सारे बड़े बड़े जो रिवर्स हैं, इनके अतराफ में, इनके बहाव की वजह से जो प्लेन बने वो नॉर्दर्न प्लेन्स। वो उत्तर प्रदेश का इलाका है या उसके अतराफ का इलाका है। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जो है ना, ये साउथ इंडिया में जो अपना आता। तो ये इसके और इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, या इन दोनों में फर्क क्या क्या हो सकता डिफरेंस, या इन दोनों को मिला के अलग अलग से भी पूछ सकता, या मिला के भी पूछ सकता। तो बहरहाल इस सब टॉपिक को भी आप रिवाइज करना। अगला है शो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स में दोनों में क्या फर्क है। ये इसको मैप में भी पूछ सकता हूं। देखिए ये मैप में क्या कैसे बना, जैसा कि अब एक मैप दे दिया, इंडिया का मैप दे के बोला कि हिमालयन रिवर जो है उसको आप ड्रॉ करो और नाम लिखो। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या सिंध है,
या अब गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा, ये मैप होता, ये ड्रॉ करके या वो ड्रॉ करा हुआ आता, उसके ऊपर नाम लिखिए। तो बहरहाल आपको मैप के जरिए भी ये हिमालयन रिवर्स या पेनिनसुलर रिवर्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। लोकेट प्लेट्यू, घाट्स यानी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स या हिल्स ऑन द मैप। अब ये जहां पे भी हिल्स है, विंध्या है, सतपुरा है, या और कोई भी जैसा कि हिमालयन है, जो भी मैप पे लोकेट करो बोलता, वो इस चैप्टर में से लोकेशन आप मैप करना पड़ता। प्लेट्यू भी है। उसके बाद लोकेट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जैसा कि इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं, कौन से जो लैटिट्यूड हमारे इंडिया पे से गुजरती हुई जा रही है, लॉन्गिट्यूड्स कौन सी है जिसके बेस पे हमारे इंडिया की पूरी टाइमिंग सेट होती, या इसको आप मैप पे बताइए कि हमारा इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स में आता या कौन सी लॉन्गिट्यूड्स में आता, ईस्ट में कौन से आ रहा, वेस्ट में कौन से आ रहा, इधर तरफ लेफ्ट साइड में कौन से आ रहा, ये किन किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लोकेटेड है, या कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में लोकेटेड है, ये सारे मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद है सेकंड चैप्टर, आइडियाज ऑन डेवलपमेंट। अब ये जो आइडियाज ऑन डेवलपमेंट चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बहुत बार एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसके ऊपर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है अडल्ट लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम। इनके डेफिनेशंस कई बार या तो वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में कई बार आया एनुअल एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है अपना, और पर कैपिटा इनकम अब इंडिया का कितना है, और पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम कैसे मालूम किया जाता है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस है। उसके बाद है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आइडियाज क्या है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश, वहां पे बुक में हिमाचल प्रदेश का जिक्र है, तो उसके बारे में जो है एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में कैसी हो रही है, क्या क्या है और हमारे स्टेट में क्या नहीं है, ये जो कंपैरिजन है ये आपको देखना। उसके बाद है नोशन ऑफ डेवलपमेंट, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप एक बार रिवाइज कर। अगला है स्टेप टू इम्प्रूव स्कूल, स्कूलिंग के वास्ते यानी स्कूल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा है, ये इम्प्रूव जो स्कूलिंग है इसके लिए क्या करना चाहिए, आप सजेशंस पूछता है। गिव सम सजेशंस एंड स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव स्कूल, इस तरीके का क्वेश्चन जो है फोन से लिखना पड़ता आपको, वो आप इसके लिए तैयार हो। उसके बाद साथ में पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या है हमारे स्टेट में, क्या क्या फैसिलिटीज। उसके बाद है आरटीई एक्ट 2009 क्या है, ये आरटीई एक्ट के बारे में जरूर पढ़ें आप, या तो शॉर्ट क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बराबर आते रहता है। आरटीई एक्ट क्या है, किसके बारे में। उसके बाद है महिला मंडल्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक पॉम्फलेट बनाओ। पॉम्फलेट जो बनाना है आपको, पॉम्फलेट बनाना तो सीख गया, तो महिला मंडल्स यानी इस तरीके की टॉपिक, यानी और ये भी बता सकता हूं मैं, और ये पैम्फलेट बनाना एक क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उसके ऊपर पैम्फलेट बनाओ बोल सकता हूं। जैसा कि स्कूलिंग इंप्रूव करने के लिए पैम्फलेट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, या हमारे विलेज में सारे बच्चे एग्जाम में स्कूल में रहें, तो इस तरीके का पैम्फलेट बनाओ बोलता है। उसी तरीके से भी ये है महिला मंडल्स के ऊपर जो है पैम्फलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एक लेटर लिखिए कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को कैसा इंप्रूव करना है, आप सजेशन दीजिए। आप जो है बहुत ही अक्लमंद इंसान हैं या पढ़े लिखे हैं, तो आप जो है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो बच्चियां, जो सारे बच्चियां पढ़े गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो डीओ साहब रहते हैं उनको एक लेटर लिखना है। कैसे, क्या बोल के लिखते हैं आप, सजेशंस लिखना है, तो एक लेटर लिखने आ रहा नहीं आ रहा, बच्चा 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, उसको सोशल में ये सिखाया जा रहा है कि लेटर लिखने आ रहा नहीं आ रहा, कौन से भी एक सोशल टॉपिक। उसके बाद है एक टेबल दे देते, कोई टेबल दे दे के बोलते कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेटा दे देते के बोलते कि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पे बढ़ के है,
कहाँ पे इस डेटा के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से कहाँ पे बढ़ के है, कहाँ पे कम है, सबसे ज्यादा कहाँ पे आया, क्यों कम हुआ, कौन से साल में कम हुआ। तो इस तरीके का एक टेबल दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर में, वो टेबल के बेस पे आपको एनालाइज करके आप वो क्वेश्चन के आंसर्स लिखें। अब देखिए एक पैराग्राफ दे के बोलते हैं कि आप इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद राइट योर ओपिनियन एंड कमेंट्स। हो सकता महिला मंडल पे हो सकता गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे हो, कुछ भी एक पैराग्राफ इस जो लेसन के अंदर जो भी है उसके ऊपर एक पैराग्राफ कहीं से भी चुन लो, लिख के आप उसके अंदर पढ़ने के बाद आपको ओपिनियन लिखना है और कमेंट लिखना है। यानी आपको ये दिखाया जा रहा है, यानी कभी पॉम्फलेट बनाया जा रहा है, कभी लेटर लिखो बर, कभी एक टेबल दे रहे हैं तो उसको एनालाइज करने आ रहा नहीं आ रहा डेटा को, और कभी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस आपको उसके अंदर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपके ओपिनियंस आप लिखना है, कमेंट लिखना है। तो आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग है। आप जो क्वेश्चन आंसर्स याद करके बैठे हुए हैं ना, वो नहीं आने वाले। आप थोड़ा गौर करें। हम पहले से लेके आखिर तक के वीडियो में हम यही बोलते आ रहे हैं कि क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, आपको इस सब टॉपिक पे डिस्कस करना है, क्योंकि वह एग्जाम में आपसे डिस्कशन करवाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। अच्छा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड में करें तो क्या होता है, यानी दुकान में करें तो क्या होता है, या गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एक बड़े गूगल कंपनी में करें तो क्या होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस भी पढ़ना है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोलते हैं, ये आप बिल्कुल डिस्कस करना है। उसके बाद है इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, वैसे टर्शियरी क्या है, और प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के एग्जांपल्स क्या है, वैसे सेकेंडरी इकोनॉमी के क्या है, टर्शियरी के भी क्या है। अच्छा, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, और ये तीनों क्या हमारे समाज में है, सोसाइटी में, अच्छा कौन सा अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है सेक्टर से। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी 3 नमूने का, देखिए एम्प्लॉयमेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और तीनों का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या लिखें, ये सारे डिस्कस करके आपको ध्यान में रखना है। ये रिवाइज करके रखिए, शायद एग्जाम में आ। उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसा निकाला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते किसको है, जीडीपी, ये पढ़ना है। उसके बाद है गुड्स में 2 नमूने के गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों के एग्जांपल्स क्या है। उसके बाद है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन आखिर है किस चिड़िया का नाम है, क्या किसको बोलते हैं सोशल, और इसके एग्जांपल्स क्या है, और इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है, क्या ये समाज के लिए अच्छा है डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा वो क्या खराब है, तो क्या क्या बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, एविल इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अगर इसको इरेडिकेट करना है या इसको निकाल देना है, इसको खत्म कर देना है समाज में से, सोसाइटी में से, तो आप इसके सजेशंस क्या देते हैं या इसके ऊपर स्लोगन्स क्या लिख सकते हैं आप। तो बहरहाल इस सब टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो ऊपर आया इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप एक्सप्लेन करिए या डिफाइन करिए, ये करना है। उसके बाद है एक पाई चार्ट दे देता, पाई चार्ट यानी गोल वाला ऐसा जो आता, वो पाई चार्ट दे देके बोलता किसी भी टॉपिक पे दे सकता, हो सकता ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पे दे, हो सकता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे दे, या हो सकता एम्प्लॉयमेंट पे दे, फिर उसके या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी दे सकता, या इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स पे भी दे सकता, या सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितने नमूने का है बोल के भी दे सकता।
तो एक पाई चार्ट दे के इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे दे दे के आपको कुछ क्वेश्चंस नीचे दे देता, वो आपको लिखना रहता। ये इस पाई चार्ट के बेस पे आप इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढिए, यानी एक डेटा को एनालाइज करना आना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए वेदर का और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपको देखना। अच्छा, क्लिमोग्राफ किसको बोलते हैं, क्या रहता वो ग्राफ, इसमें क्या क्या चीजें लेते और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लिमोग्राफ, ये पढ़ना है आपको। और हिल स्टेशन क्या है, इंडिया में हिल स्टेशन कहाँ है, कौन से मुकामात हैं जो टॉप के हिल स्टेशन हैं इंडिया के, और इसके फायदे क्या हैं हिल स्टेशन से, हिल स्टेशन से क्या हमें गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो रहा क्या, या टूरिज्म कुछ डेवलप हो रहा क्या। बहरहाल आप इस सब टॉपिक को देखना। उसके बाद है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर से हमें क्या फायदा है, दुनिया वालों को, ह्यूमन बीइंग्स को, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको, और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही क्या, खत्म हो रही क्या, खराब हो जा रही क्या, किस वजह से खराब हो रही, और इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सजेशंस हैं। ये आपको स्लोगन्स भी पूछ सकता, या प्रिकॉशंस पूछ सकता, या इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा वेदर पे, क्लाइमेट पे, ये पूछ सकता, या पूरा ये ओजोन लेयर खराब हुआ तो क्या है, क्या हो सकता, क्या हम जिंदा रह सकते, क्या हमारे साथ कुछ डिसीजेस आ सकते, क्या स्किन डिसीजेस आ सकते, क्या जो भी है ओजोन लेयर पे एक क्वेश्चन होता। उसके बाद है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो ओजोन लेयर की वजह से, इसको आईपीसीसी भी बोलते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो गवर्नमेंट पैनल है, ये क्या काम करता है और ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है क्या, और ये पैनल जो आईपीसीसी पैनल है ये आखिर काम क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है, ये पूछ सकता। उसके बाद है क्लाइमेट कंट्रोल, जो कर रहा है ऊपर का डिपार्टमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल एंड फैक्टर्स, ये क्या फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट कंट्रोल होता और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और इसको वैसे ही कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स ले रहे हैं। उसके बाद है मानसून किसको बोलते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। मानसून के ऊपर भी कई क्वेश्चंस कई बार आ चुका है एनुअल एग्जाम में। मानसून क्या, मानसून हमारे इंडिया में है क्या, दूसरे कंट्रीज में भी है, अच्छा मानसून क्यों आता, मानसून किसको बोलते, और ये कितने नमूने के मानसून हैं इंडिया में, और कौन से मंथ से कौन से मंथ तक आ रहा, कई बार पूछा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा, इसका इंपैक्ट का, इसके रीजंस क्या हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग या सिंपली ग्लोबल वार्मिंग। ये जो AWG या एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग या सिंपली ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा, यानी इंसानों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके फैक्टर्स क्या है, ये किस वजह से हो रहा, क्या नहीं करे तो हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते, कैसे करना चाहिए, क्या यूज कम कर देना, इसके ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं और क्या मेजर्स ले सकते हैं हम। यानी ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिन ब दिन जो मौसम गर्म होते जा रहा, इसकी वजह क्या है, इसके एविल इफेक्ट्स क्या है, इसके आगे फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा ये ऐसा नहीं होना तो क्या करना चाहिए, ये डिस्कस करना है आपको। ये टॉपिक को बिल्कुल आप डिस्कस करें। उसके बाद है, अब आप ऑब्जर्व द मैप ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब एक साउथ वेस्ट मानसून का एक डायग्राम दे देता हूं, मैप दे देता, देखिए बोलता कि अब इसमें सबसे ज्यादा मानसून किस तरफ हो रहा या क्या करना है, आपको ये ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर करना है। और हो सकता विंड्स भी दे सकता, विंड्स कौन से विंड्स जो है किधर से कौन से दिनों में, कौन से महीने में किधर से किधर विंड्स जाते, और वो विंड्स की वजह से साउथ वेस्ट मानसून आता या नॉर्थ ईस्ट मानसून आता, फिर ये इसके क्वेश्चन आंसर से आपको दिखे। तो बहरहाल ये टॉपिक पे एक मैप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद है एवरेज टेम्परेचर दे सकता, वैसे ही टेम्परेचर दे देके यहाँ पे राजस्थान का टेम्परेचर क्या है एवरेज, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्या है, अच्छा कश्मीर वाला केस में क्या है, इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये सारे एक मैप दे देके आपको
टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछे, एवरेज टेम्परेचर कौन से प्लेस का क्या है। तो आपको मैप देख के आपको एनालाइज करने आता नहीं आता, हो सकता साउथ वेस्ट मानसून हो या विंड्स हो या टेम्परेचर हो या जो भी है, उसको मैप से डेटा एनालाइज करके आप उसको टेक्स्ट में बदल सकते या नहीं, ये देखना चाह रहा हूं। उसके बाद मेंशन द 2 एक्शंस दैट वुड टेक इफ यू वर द ऑफिसर। अगर आप ऑफिसर हैं तो आप डिफॉरेस्टेशन यानी झाड़ बहुत तेजी से काटते जा रहा है इंसान, जो फॉरेस्ट बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर आप ऑफिसर हैं, आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, मान लो आप डिफॉरेस्टेशन को रोकने वाले ऑफिसर हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आप सोच के कोई भी 2 बेस्ट एक्शन लिखना है। Why Coromandel coast gets high rainfall during north east monsoon? ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान ही कोरोमंडल कोस्ट में आता, क्यों साउथ वेस्ट मानसून में क्यों नहीं आता? क्या वजह है कोरोमंडल कोस्ट में ही ज्यादा बारिश क्यों होती जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर से लेकर उधर तक आता? तो क्यों वेस्ट बंगाल में नहीं हो रही, क्यों तेलंगाना में नहीं हो रही बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, कोरोमंडल कोस्ट में क्यों हो रही? ये क्वेश्चन है जो आने के चांसेस है इस क्लाइमेट ऑफ इंडिया से। उसके बाद है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। देखिए भाई, पूरे इंडिया में मेन रिवर्स कौन से हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गोदावरी है, कृष्णा है। ये उतारो, आप ये मैप पे बनाओ और ड्रॉ करके इसके नेम्स लिखो और इसके साथ में ट्रिब्यूटरीज भी लिखो, यानी इसके जो छोटे छोटे नदियां आके जो बड़े नदियों में मिलते हैं उसको ट्रिब्यूटरीज, वो भी कहां से कहां तक आ रहे हैं नाम लिखो। तो या रिवर्स क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ सकता हूं। तो बहरहाल आप ये सब टॉपिक देखते हैं। उसके बाद हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या है, ये डिफरेंस क्या है? ये हिमालय से निकलने से फायदा क्या हो रहा है? ये पेरिनियल रिवर्स है, ये नॉन पेरिनियल है, ये इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? इसका वाटर में क्या फर्क है? इसकी स्पीड में, इसकी स्पीड में ये क्या, ये कौन सा टाइप के रिवर्स है, ये कौन सा टाइप के रिवर्स है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये पूरा आपको डिस्कस करना है। उसके बाद है कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंचेस। ये कहां बनाए जाते हैं और ये जो सीसीटीज बना रहे हैं आप कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंचेस, ये बनाने का वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्यों अगर बना रहे हैं तो फिर आपकी ये ट्रेंचेस की वजह से क्या फायदा हो रहा, ये आपको पढ़ना। उसके बाद है पोल्यूशन। अब ये जो रिवर्स आ रही हैं, ये जितने भी, जहां ये गंगा है, सिंधु है, यमुना है, जमुना है, जो भी रिवर्स आ रहे हैं ये सारे पोल्यूशन के परेशान है, सारे रिवर्स में पोल्यूशन आ रहा है। तो अच्छा, ये पोल्यूशन रोकने के क्या मेजर्स ले सकते हैं आप, कैसे रोक सकते हैं ये पानी को खराब हो जाए, क्या करने से ये पोल्यूशन रुक जाता है? ये रिवर्स का जो पोल्यूशन है ये रोकना है, या जनरल जो पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन, इसको कैसे रोकना है? उसके बाद है करंट लॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, ग्राउंड वाटर बिल्कुल दिन ब दिन कम होते जा रहा, कुछ इलाके में तो 1000 फीट तक चलेगा। तो ये जो ग्राउंड वाटर है, इसके लॉज क्या है, इसके कानून क्या है, क्या तो ये रूल्स क्या है, ये मालूम रहना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जर्व द मैप और टेबल, या टेबल दे सकता है या मैप दे सकता है रिवर्स के ऊपर। रिवर्स के ऊपर पूरा टेबल दे दिया, सो एंड सो गंगा जो है इतने 1000 मीटर ट्रेवल कर रही है, गोदावरी इतने ये कर रही है, और इतना पानी इसमें से यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा। तो अब इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे ज्यादा रिवर जो है वाटर सप्लाई करने वाली कौन सी, और ये इसके ऊपर वो जो डेटा दे रहा या टेबल दे रहा या मैप के जरिए बता रहा, उसके ऊपर इस एनालाइज करते हुए क्वेश्चन आंसर लिखना। उसके बाद है माउंटेन्स भी दे सकता है, ऐसे माउंटेन्स के ऊपर भी एक मैप दे देता, कहां पे माउंटेन्स, और ये माउंटेन कौन सा है, ये माउंटेन कौन सा है, इसका नाम लिखिए, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं, ये माउंटेन रेंजेस कहां से कहां तक हैं। ये सारे क्वेश्चंस उस गिवन डेटा के ऊपर आप उसी में से देख के लिखना रहता, मगर थोड़ा सा जहन लगा के पढ़े तो हो जाता, आपको याद करने की जरूरत नहीं, वहां पे डेटा रहता, तो आपको डेटा को एनालाइज करके इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। उसके बाद है पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन चैप्टर में फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फूड सिक्योरिटी क्या वजह से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोले तो क्या, फेयर प्राइस शॉप है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सर्वे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट क्या काम और ये कहां लोकेटेड है, इसके फंक्शंस क्या है, किस वजह से एस्टैब्लिश हुआ ये। उसके बाद है फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में बना, इसके एम्स क्या है, और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट किसके बारे में, कौन से फूड के बारे में, ये मालूम है। उसके बाद है फेमाइन्स क्या है और एपिडेमिक्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फेमाइन्स है तो क्या होता और फेमाइन्स को रोका कैसे जा सकता, फेमाइन्स के नियामक मेजर्स क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या, एपिडेमिक्स क्या है, एपिडेमिक्स आने से क्या होता, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये सारे आपको डिस्कस करते हैं। उसके बाद माइग्रेशन क्या है, व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन किस ऊपर, क्यों हो रहा है ये माइग्रेशन ज्यादा, फर्टिलिटी रेट जो है क्यों बढ़ रहा है या कम हो रहा, आखिर पहले क्या था, और फर्टिलिटी के ऊपर अगर टेबल दे देता, टेबल देके बोलता कि आप इसमें से सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में फर्टिलिटी रेट कम है, इसका कुछ एजुकेशन से कुछ वास्ता है क्या, कुछ फैसिलिटीज से कुछ वास्ता है क्या स्टेप्स ले सकते हैं आप फर्टिलिटी रेट को कम या ज्यादा करने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद है अंडरवेट एक्सेस ऑफ फूड, अंडरवेट एक्सेस ऑफ फूड है क्या और ये क्या परसेंटेज पे इंडिया में है और कैसे इसको रोका जा सकता, राइट स्लोगन्स ऑन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही, गुज़िश्ता 50 साल में डबल टिबल हो गया हमारा पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप स्लोगन क्या लिख सकते, स्लोगन्स बनाइए। राइट द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, डेथ रेट यानी पहले जमाने में कई हजार लोग मर जाते थे, कभी कभी अगर प्लेग आ गया तो बहुत ज्यादा लोग मर जाते थे, तो आजकल जो है मर रहे हैं बहुत कम हो गया, सीधे जा रहे हैं हॉस्पिटल फिर बच के आ जा, तो ये जो डेथ रेट जो डिक्लाइन हुआ इसकी वजह क्या है, क्या साइंटिफिक रीजंस है, क्या हमारी कौन से फील्ड्स में जो डेवलपमेंट है जिसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ, कौन से बच्चे मर रहे थे या बूढ़े मर रहे थे, अब क्यों नहीं मर रहे, अगर नहीं मर रहे हैं तो क्यों नहीं मर रहे, क्या वजह है, हम किस फील्ड में डेवलप कर गए जिसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ, तो इसके ऊपर डिस्कस करना है। राइट रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, अब ये जो स्लोगन्स लिखे ना ये उसी से रिलेटेड है, बहरहाल पॉपुलेशन ही चैप्टर का नाम है, तो किसी भी हाल पॉपुलेशन को ट्विस्ट करके पूछेगा ही पूछेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है तो पॉपुलेशन पे आएगा, या तो फूड सिक्योरिटी या तो पॉपुलेशन, या नहीं तो फेयर प्राइस शॉप का जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके ऊपर। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स, कितने नमूने के डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तो आखिर उसके एग्जाम्पल्स क्या है आप देखें। ऑब्जर्व द मेल फीमेल लिटरेसी रेट एंड आंसर द फॉलोइंग, अब यहाँ जो है ना एक बॉक्स दे देता जिसमें डेटा रहता, इतने मेल्स है इंडिया में, इतने फीमेल्स है, या तेलंगाना में इतने मेल है इतने फीमेल है, और इतने में से मेल इतने परसेंटेज में पढ़े लिखे हैं और फीमेल इतने लोग पढ़े हुए हैं, तो अब आप सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे ही कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, इस तरीके क्वेश्चन उस डेटा को एनालाइज करना है। देखिए हर चैप्टर में से या तो मैप दे के डेटा दे के आपको ये पूछता, या डेटा दे के आपको मैप पूछा, बहरहाल आपके स्किल्स को बिल्कुल जांचा जा रहा है बिल्कुल नए तरीके से, ना कि आप क्वेश्चन आंसर से, क्वेश्चन आंसर्स को आप एक इंफॉर्मेशन, देखिए ये सब टॉपिक का इंफॉर्मेशन समझना है आपको, ये समझ के चलिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको रटना नहीं है कोई आंसर। अब देखिए आप
मेल फीमेल सेक्स रेशियो, यानी कितने 100 है, 100 में से कितने मेल है, 60 मेल 40 फीमेल, या ये 46 है, ये 44 है, ऐसा क्या रेशियो जा रहा, एक टेबल दे देता, दे देके क्या बोलता, अब ये ऑब्जर्व द टेबल और ये जो डेटा है इसको अब इसके ऊपर एनालाइज करके आपको क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है पॉपुलेशन, इसी तरीके से पॉपुलेशन का ग्राफ दे देता, हो सकता पाई ग्राफ दे दे या बार ग्राफ दे दे या लाइन ग्राफ दे दे, या जो भी ग्राफ देगा वो ग्राफ के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी आपको ग्राफ या मैप के ऊपर या टेबल या डेटा जो दे रहा उसको एनालाइज करके क्वेश्चन आंसर्स बनाने आना है। उसके बाद है बर्थ रेट और डेथ रेट का भी ग्राफ दे सकता, उसके बाद उसके पीछे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, पैराग्राफ भी दे सकता, पॉपुलेशन क्वेश्चन दे देंगे, एक पॉपुलेशन के ऊपर एक पैराग्राफ दे देता, उसके बेस में उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछता, यानी वो क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ के आप आंसर देना है। उसके बाद है माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन में क्या रिलेशन है, माइग्रेशन क्यों हो रहा, या अर्बनाइजेशन यानी सारे लोग जो सिटीज की तरफ आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या वजह से आ रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों गांव में नहीं रहे। अब सारे जो सिटीज की तरफ, हैदराबाद बॉम्बे की तरफ या दिल्ली की तरफ जो भाग भाग के आ रहे हैं लोग, कहीं से आ रहे हैं, तो ये क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, और ये अर्बनाइजेशन में दोनों में लिंक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का एक कोरिलेशन क्या है, आप ये डिस्कस करना है। उसके बाद मेगा सिटीज क्या है और उसको लोकेट करो भी पूछ सकता, उसके नेम्स क्या क्या है लिखो बोल सकता, एरोट्रोपोलिस किसको बोलते हैं, एरोट्रोपोलिस कहाँ पे है इंडिया में, ये भी आपको नेम्स याद करना है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते, और क्या फायदा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, क्या हमारा ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल है क्या, ऐसा पूछते। सिंक फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आया, आपको रिवाइज करना। उसके बाद है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी एक जमाने से जो एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं हमारे बाप दादा या जो भी पुराने लोग हैं, क्या वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या सही है, क्या ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में चेंजेस हो सकते हैं, क्या आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस के सजेशन दे सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस। रिस्क ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स हाल ही में लास्ट 20 इयर्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इससे रिस्क क्या है, इससे नुकसान क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके बैड इफेक्ट क्या है, क्या हम इसका कोई दूसरा रेमेडी निकाल सकते हैं, क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय कोई और काम कर सकते हैं, क्या रिस्क हो रहा, इसकी वजह से हेल्थ पे अपने क्या हो रहा, ये पढ़ना है। उसके बाद है सेटलमेंट एंड माइग्रेशन, अब सेटलमेंट एंड माइग्रेशन में आपको अब मॉडर्न एग्रीकल्चर बताया, यानी वहां पे आपको इससे पहले के चैप्टर में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर, इंडिया में बहुत कम मॉडर्न एग्रीकल्चर हो रहा, तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है और मॉडर्न एग्रीकल्चर के क्या फायदे हैं और क्या डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को और मॉडर्न एग्रीकल्चर के बीच में, ये भी देखना है। उसके बाद एक पैम्फलेट बनाओ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट जो तेजी से खराब हो रहा इसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते आप एक पैम्फलेट बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या बोलेंगे, कैसा लिखेंगे, पैम्फलेट बनाना आपको आना है। उसके बाद चिपको मूवमेंट है क्या, चिपको मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, कौन शुरू करवाए थे, आखिर ये चिपक के झाड़ों को जाके जो चिपको मूवमेंट करते थे वो कौन शुरू करे, किसके जरिए शुरू हुआ, इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था। मेजर टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहने के लिए होने के लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, यानी डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल होना है तो क्या एहतियात बरतनी है, क्या मेजर्स लेंगे, ये आपको देखना है।
उसके बाद है नर्मदा वैली मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था, कौन शुरू करे थे, क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद है अगर कोई एक ग्राफ या मैप दे देता माइग्रेशन का, क्योंकि ये चैप्टर ही माइग्रेशन पे है, तो ये जो माइग्रेशन के ऊपर या तो ग्राफ या मैप आएगा, उसके बेस के ऊपर, वो डेटा के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना। उसके बाद है अगर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखो, जैसा इससे पहले के चैप्टर में पूछा था कि डीओ को लेटर लिखो, इसी तरीके से म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखो कि ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा, यानी ये हैदराबाद जैसे सिटीज में बहुत ज्यादा लोग वापस आते जा रहे हैं गाँव से, ये माइग्रेशन क्यों हो रहा और इसको आप रोकने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं, ये म्युनिसिपल कमिश्नर को आपको लिखना है लेटर लिखना। क्या प्रॉब्लम्स हो रही ये लिखना है कमिश्नर साहब। उसके बाद रीड द पैराग्राफ ऑन माइग्रेशन, या तो आप माइग्रेशन पे एक पैराग्राफ दे के कुछ क्वेश्चन दे देता है, ये पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना। उसके बाद है रामपुर अ विलेज इकोनॉमी, एक एग्जाम्पल के तौर पर रामपुर एक विलेज इकोनॉमी बताया। इसमें वहां पे वो लोग जो रामपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी एक ही खेत में 2-3 फसल लगा रहे हैं, जवार के साथ साथ में ककड़ी भी लगा दिए, फिर या और कोई फूलों का उसके बगीचा भी लगा दिया उसमें, यानी जवार भी लगी हुई है, फिर फूल के भी झाड़ लगे हुए हैं। तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, ये आखिर क्या फायदा है इससे, और ग्राउंड लेवल वाटर कम जो हो रहा, इसको रोकने के लिए आप क्या मेजर्स करें, यानी ग्राउंड लेवल वाटर को कैसे रोका जा सकता। बहुत तेजी से ये ड्रॉप होते जा रहा, अब आप बोरिंग डालेंगे तो कई फीट तक जाना पड़ा, इसकी वजह क्या है और आप क्या मेजर्स ले रहे हैं, यानी क्या सजेशंस दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। मार्जिनल फार्मर्स क्या है, स्मॉल फार्मर्स किसको बोलते हैं, मीडियम फार्मर्स किसको बोलते हैं, लार्ज फार्मर्स किसको बोलते हैं, कितने से कितने हेक्टर्स रहे तो स्मॉल फार्मर है, कितने से कितने हेक्टर्स रहे तो मीडियम फार्मर है, कितने हेक्टर्स रहे तो लार्ज फार्मर कहलाता है। ये आपको उस हेक्टर्स का नंबर याद रख लेना इसके ऊपर, या दोनों तीनों में डिफरेंसेस क्या है भी क्वेश्चन पूछ सकता, क्या डिफरेंस है स्मॉल फार्मर में लार्ज फार्मर, या स्मॉल फार्मर मीडियम, या मीडियम और लार्ज फार्मर में डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद है फिजिकल कैपिटल किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिजिकल कैपिटल का डेफिनेशन लिख के आप एग्जांपल दीजिए, या वर्किंग कैपिटल लिख के एग्जांपल दीजिए, या दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखिए। तो बहरहाल आप ये डिस्कस करें। उसके बाद है रूरल इंडस्ट्रीज क्या है, और क्या हमारे पास रूरल इंडस्ट्रीज हैं क्या, रामपुर में रूरल इंडस्ट्रीज है क्या, और रूरल इंडस्ट्रीज का अगर कोई टेबल देके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या रामपुर विलेज वाले यूज कर रहे हैं, क्यों यूज नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे तो फायदा क्या आपका हो। क्रिएट स्लोगन्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आप स्लोगन बनाइए। अब उसके बाद मंडल रेवेन्यू ऑफिसर या एमआरओ, जो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एमआरओ को एक लेटर लिखना है कि फेमाइन आ गया, कुछ भी एक परेशानी आ गई, तो आप एक लेटर लिख के बोलना है कि हमारे पास ये फलाना फलाना फेमाइन आ गया है, इसके लिए आप जरा इमीडिएटली एक्शन लें, और हमारे सोसाइटी में या हमारे गांव में ये प्रॉब्लम आई है, इमीडिएटली आप कुछ करें हमारे, ये लेटर लिखना है। उसके बाद अगर ऐसे भी पूछ सकता कि लेबर, यानी वहां पे खेतों में काम करने के लिए या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए या इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर कितना जरूरी है, अबंडेंट फैक्टर कैसा है इंटरप्रेट, यानी लेबर अगर सस्ता नहीं मिल रहा, लेबर वहां अवेलेबल नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री चलती या नहीं चलती, तो फिर ये पैराग्राफ दे देता उसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना। फूड सिक्योरिटी, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एमएनसी किसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंस क्या है, ये सारे आपको एग्जांपल्स के साथ याद रखना। लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन किसको बोलते हैं,
ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको याद रखना है एग्जांपल्स के साथ। ग्लोबलाइजेशन के क्या फैक्टर्स हैं, क्यों हो रहा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या, और ये फैक्टर्स क्या है, इसके असरात क्या है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन, ये भी पूछना कई बार। वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स क्या होते, क्या इंडिया मंगवाता इंपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट्स में इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करता, इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करता। अगर ग्लोबलाइजेशन पे एक पैराग्राफ देके बोलता कि आप इसके ऊपर कमेंट लिखिए या इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लिखिए आप, मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मिड डे मील्स खिला रहे हैं बच्चों को, इसकी वजह क्या है, इससे फायदा क्या है, कि कैसे इंप्लीमेंट होना, कब खिलाया जाता है, मिड डे मील्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फेयर प्राइस शॉप्स जो कहां पे हैं, ये कम दाम में जो आपको चावल दिया जा रहा, तेल दिया जा रहा व्हाइट कार्ड होल्डर्स, तो ये जो है ये कौन चला रहा है, कहां से आता है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैसे चलता है, ये फेयर प्राइस शॉप कौन चलाते हैं, हम कैसे जाके लेना है, ये सारा जो है आप पूछने के चांसेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको बोलते हैं, कौन तय करते हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फायदा क्या है फार्मर्स को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस है इससे क्या फायदा है, और कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स खाना चाहिए, मिलेट्स में आपको क्या मिल रहा, कौन से विटामिन मिल रहे, और इसके ऊपर स्लोगन्स, यानी मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें बल्कि आप स्लोगन्स बनाइए। फेमाइंस, आखिर है क्या फेमाइंस, आए तो क्या मेजर्स लेना है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले क्या करते हैं, एफसीआई वाले कर रहे क्या, फेमाइंस से और फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का रिलेशनशिप क्या है। मॉल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, मॉल न्यूट्रिशन से कितने लोग इंडिया में परेशान हैं, न्यूट्रिशन फूड क्या है, न्यूट्रिशन फूड क्यों लेना चाहिए, किसको बोलते हैं न्यूट्रिशन फूड, क्या क्या रहा तो न्यूट्रिशन फूड कहलाता, डेफिनेशन पूछ सकता, एग्जांपल्स पूछ सकता, या नहीं तो आपको कैलोरीज का एक ग्राफ दे देता, बार ग्राफ या पाई ग्राफ या लाइन ग्राफ, कुछ भी दे देता, एक डेटा दे देता या एक टेबल दे देता, देके बोलता कि अब ये क्वेश्चन के आंसर, ये जो है सबसे ज्यादा कैलोरीज कौन से खाना चाहिए, या सबसे ज्यादा विटामिन डिफिशियंसी कौन सी है, कौन से किस चीज में सबसे ज्यादा कैलोरीज है, ये फलाना टेबल के अंदर से आपको ये जो ग्राफ दिया जा रहा है इसमें सबसे कम कैलोरीज किस, इस नमूने के क्वेश्चन पूछ रहे, यानी आपको इस डेटा बेस्ड आपको एनालाइज करने हैं। राइट अ लेटर टू द कंसर्न ऑफिसर फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फेयर प्राइस शॉप के बारे में आपको एक ऑफिसर लेटर लिखना है, या इन पूरे ऊपर के टॉपिक्स में से किसी टॉपिक पे भी आपको फलाना ऑफिसर को लिखो बोल के, या फलाना टेबल में से डेटा निकालो बोल के, या फलाना ग्राफ में से निकालो बोल के। नेशनल फूड सिक्योरिटी, आप ये पैराग्राफ इस टॉपिक पे है और ये पढ़ के आपकी इस पे राय क्या है, ओपिनियन क्या है लिखना है। फूड ग्रेन्स के ऊपर टेबल दे देता, फिर आपको क्वेश्चन दे देता कौन से फूड ग्रेन्स हमारे पास ज्यादा होते हैं, साउथ इंडिया में कौन से होते हैं, नॉर्थ इंडिया में कौन से होते हैं, और होते तो सबसे ज्यादा किस में होते, क्या होता, इस टाइप के उस टेबल के डेटा के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस रहते, उसमें से देख के आंसर्स लिखना रहता, ये देखना। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और इसके फायदे क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA ये कहां हुआ था,
कौन शुरू करे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये पढ़ना है। चिपको मूवमेंट क्या है, कहां पे शुरू हुआ था, कौन शुरू करे, इसमें कौन कौन शामिल थे, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, और ये इंडेक्स क्या बताता आपने। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्लोगन्स लिखिए, नहीं हम कैसे प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट। उसके बाद एक पैम्फलेट बनाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, या इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या और कुछ भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर एक पैम्फलेट बनाना, राइट स्लोगन लिखना, या कोई ग्राफ में से डेटा एनालाइज करके क्वेश्चन आंसर्स लिखना, या अपने ओपिनियंस लिखना। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा, चाहे वो कौन से भी लेसन में से। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस क्या है और इसके ऊपर पैम्फलेट बनाइए। राइट स्लोगन्स टू डिक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, यानी इससे पहले के जो चैप्टर में आया था वो फिर यहाँ रिपीट हो रहा, ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आप स्लोगन्स बनाइए। एक्सट्रैक्शन ऑफ सम की मिनरल्स, की मिनरल्स कौन से मिनरल्स हैं, आयरन है, गोल्ड है, और जो भी मिनरल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कॉपर है, या जो भी मिनरल इंडिया में, इंडिया का मैप दे देता, ये मिनरल्स के ऊपर एक टेबल दे देता, दे दे के बोलता कि आप इसके अंदर जो है आप इसके रिलेटेड करो। सबसे ज्यादा आयरन कहाँ पे पाया, सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पे, तो ये जो है ना टेबल के अंदर के डेटा को आप समझ के क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपको लेटर लिखना है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे, आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखने आना है, या कौन सा भी इस ऊपर के टॉपिक में से कौन सा भी उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखो या एमआरओ को लिखो। ये अब यहां से आप हिस्ट्री में जाए, द वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड वार्स, वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2, इस दौरान में वर्ल्ड का क्या हाल था, आखिर ये हुआ क्यों। फर्स्ट है हिटलर, अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर कौन है, कहां से है, और नाजिज्म क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर क्या ट्रीटी था, इसके बैड इफेक्ट्स क्या हुए, इसकी वजह से कौन सा वार शुरू हुआ, इसके रिजल्ट कहां तक गए, ये जो है आप इंपॉर्टेंट देखना है। मिलिट्रिज्म क्या है, मिलिट्रिज्म कौन से कंट्रीज में शुरू हुआ, अग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब क्या है, नेशनलिज्म अलग है, अग्रेसिव नेशनलिज्म कहां पे शुरू हुआ, ये कौन से कंट्रीज में अग्रेसिव नेशनल, और ये अग्रेसिव नेशनलिज्म वर्ल्ड वार पे कितना इम्पैक्ट करा, ये देखना है। उसके बाद एक एक्सिस पावर कौन से कंट्रीज को और कौन से कंट्रीज मिलाकर सेंट्रल अलायंस है, इसके ये कंट्रीज के नाम और ये कंट्रीज के नाम आपको याद रखना, और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आना ही आना है किसी भी तरीके से, आइदर इन ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए वर्ल्ड वार 1 कब से कब तक शुरू हुई थी, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज का नाम क्या है, वर्ल्ड वार 1 में मेजर रीजन क्या थी, क्यों वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 इसी तरीके, वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 क्या रिलेशन है, वर्ल्ड वार 2 क्यों शुरू हुई, कौन पहले अटैक करा कौन सी कंट्री, आखिर वर्ल्ड वार 2 के रीजंस क्या है। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ग्रेट डिप्रेशन किसको बोलते हैं, कौन से ईयर में आया था, कौन से कंट्री में आया, अच्छा मार्शल प्लान क्या है। उसके बाद है लीग ऑफ नेशंस क्या है, लीग ऑफ नेशंस किसको बोलते हैं, कौन से कंट्रीज लीग ऑफ नेशंस में है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बना कब, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, और ये यूएनओ करता क्या, यूएनओ के फंक्शंस क्या है, यूएनओ का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कब बना था।
यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में क्यों एंटर हुआ? रीजन टू कॉल रशिया एज यूरो एशियन पावर, क्यों बोलते रशिया? वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस क्या है, क्यों शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1? आखिर स्टार्ट होने की वजह क्या है, मेन रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है? अब अगर मैप पूछना है इस चैप्टर में से, जर्मनी कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, बाल्कन एरिया किसको बोलते हैं, और इसमें रिलेट इस चैप्टर में जो भी नाम कंट्रीज के आ रहे हैं वो आपको मैप में बताना है वर्ल्ड में, वो अच्छा देख लें। उसके बाद यूरोप मैप बिल्कुल देखें, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं यूरोप में, वो सारे जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो भी इन्वॉल्व थे वो कंट्रीज को आप लोकेट करना होता, या नहीं तो उस मैप को देने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस देता हूं, उस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर्स लिखना है आपको, वो मैप पढ़ते हुए, वो मैप को एनालाइज करते हुए। उसके बाद है नेशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर टेबल दे देता, यानी ये कंट्री इतना डिफेंस के ऊपर एक्सपेंड करा, रशिया इतने करा, जर्मनी इतने करा, इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है इतने करा। तो अब सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसका था डिफेंस पे? सबसे कम एक्सपेंडिचर डिफेंस पे कौन सा कंट्री करा वर्ल्ड वॉर 1? तो ये डेटा एनालाइज करके आपको क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है जर्मन ब्रिटिश, दो जो उस जमाने के जो सुपर पावर्स थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, तो अब ये जो जर्मनी आर्म्स कितने लिया, ब्रिटिश वाले कितने आर्म्स बनाए, ये जो रेस चल रही थी ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, आर्म्स रेस चल रही थी, इसका बेस का एक डेटा दे देता हूं, डेटा देके आप बोलता कि इस डेटा के बेस पे ये क्वेश्चन का आंसर। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स इन द कॉलोनीज, इसमें फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वियतनाम वार। वियतनाम वार किसके किसके बीच में हुई, आखिर रीजन क्या था और वो एंड कैसे? मॉडर्न चाइना क्या है, और मे 4th मूवमेंट जो चाइना में आया वो क्यों आया, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उसके? नाइजीरिया के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। रीड द पैराग्राफ ऑन नाइजीरिया एंड आंसर। नाइजीरिया पे एक पैराग्राफ देता, उसके अंदर रिलेटेड क्वेश्चंस डेटा आपको क्वेश्चन आंसर एनालाइज करके लिखना है। अगर कोई भी एक मैप दे देके, ये नीचे जो जो भी है वो पूरे मैप पे लोकेट करो बोलता, फ्रांस है, नाइजीरिया है, वॉशिंगटन है, वियतनाम है, चाइना है और दूसरे कंट्रीज हैं जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स पे, वो सारे कंट्रीज को लोकेट करो बोल सकते। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ये चैप्टर में से डिवाइड एंड रूल क्या है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ब्रिटिश वाले कैसे उसको रूल करें, हम इंडियंस को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कैसे रूल करें, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिए, क्या करें, ये जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, कौन कौन थे इसमें, मुस्लिम लीग कब बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस कब बनी, और इंडिया पार्टीशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस थे, ये आप पढ़ना। उसके बाद है प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया में ज्वाइन नहीं करे, इनको एक एक्शन के तहत इनको ज्वाइन करना पड़ा इंडिया, ऐसे हालात बन गए थे, वो प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे, इसके बारे में। रोल ऑफ गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी के बारे में कई बार एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो इनका रोल क्या है फ्रीडम इंडिया को आने में, गांधी जी का क्या रोल, सुभाष चंद्र बोस जी का कैसा, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल है पार्टीशन ऑफ इंडिया में और इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो ये पूरे जो है ना, ये मेन हीरोज हैं जो
हाइलाइट्स में है, तो इनके बारे में से किसी के बारे में भी पूछ सकता हूं। रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रिंसली स्टेट्स जो ज्वाइन नहीं करे थे, उनको ज्वाइन करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या मुकाम है और क्या रोल था इनका, इसके बारे में पूछ सकता हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, ये 1942 में आया। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के मेन हेडलाइंस क्या है, आप एक बार देख लेना। क्यों आया था, क्विट इंडिया क्यों शुरू करे, कहां से शुरू हुआ था, इसके इम्पैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या पड़े, आपको देखना। इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया जब पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, एक जमीन दो टुकड़े हो गई, तो इसके इफेक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा, ये आपको देखना है। आइडेंटिफाई द प्लेसेस रिलेटेड टू नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, कहां कहां पे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, और इस प्लेसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मैप पे आइडेंटिफाई करो बोल सकता हूं मैं, मैप पे बताओ बोल सकता हूं, या एक मैप दे दे के उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता हूं। मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन लिखे, किस हुई ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है क्या, किसमें इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इसमें हिस्सा लिए, ये सारे चीजें आपको डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट सिस्टम क्या है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, और कौन से कंट्रीज में पार्लियामेंट सिस्टम चल रहा है, कौन से कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये देखिए। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स को बांटा कैसा गया, मतलब कैसा कैसा डिवाइड करें। क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर एस सेठ ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इनके कुछ क्रिटिसिज्म, तो वो क्या है एक बार देख लें, एक दो बार एनुअल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड, ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लिखना पड़ा, आखिर वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है, इसका नीड क्या है, तो ये आपको डिस्कस करना है। इंडियन फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं, अमेरिकन फेडरल सिस्टम में इंडियन फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, आपको एक बार देखना। पैम्फलेट बनाओ सोशल जस्टिस पे, या और इनमें से कौन सी भी टॉपिक पे पैम्फलेट बनाओ बोल सकता हूं। फेडरल स्टेट और यूनिटरी फीचर्स क्या है, एक ग्राफ दे देता। अमेंडमेंट्स हैं, कई अमेंडमेंट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कई अमेंडमेंट्स पे, तो वो अमेंडमेंट्स कौन से थे, एक इंफॉर्मेशन दे देता, एक ग्राफ दे देता, दे देके उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर रिलेटेड एनालाइज करना था, डेटा एनालाइज। लोकेट द फॉलोइंग इन द गिवन मैप, एक कुछ प्लेसेस के नाम दे देता, आपको वो मैप पे लोकेट करना, जैसा कि नेपाल है, जापान है, इंडिया है, यूएस है, ताइवान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, स्विट्जरलैंड है, छोटे छोटे कंट्रीज जो आपका ध्यान नहीं जाता ना, वो बिल्कुल इस चैप्टर में जो जो आप नाम देखे गए वो पूरे लोकेट करने आना। इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इलेक्शन बिल्कुल करीब है, इलेक्शन के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं इस चैप्टर में से। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज किसको बोलते, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, ये आपको पढ़ना है कैसे। रीजनल पार्टी किसको बोलते, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी में एग्जाम्पल लिखो बोल सकता, नेशनल पार्टी क्या है और इसका एग्जाम्पल लिखो बोल सकता, या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद है वीवीपैट क्या है, जो इलेक्शन में जो मशीन यूज होती है वीवीपैट किसको बोलते हैं, या और कोई दूसरा बैलेट पेपर क्या है, पोस्टल बैलेट क्या है, नोटा किसको बोलते हैं, नोटा बटन कहां रहता, ये सारे क्वेश्चन इलेक्शन रिलेटेड आपको देखना है। रिकमेंडेशन ऑफ टीएन सेशन,
टीएन सेशन के रिकमेंडेशंस क्या है? टीएन सेशंस आपके रिकमेंडेशन क्या है? वोटर्स प्लेज क्या है? जनरल इलेक्शंस किसको बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस किसको बोलते हैं? बाई इलेक्शंस किसको बोलते हैं? और इन दोनों के तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस में डिफरेंस क्या है? या मिड टर्म इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस के बीच में क्या फर्क है? ये भी पूछ सकते। इलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ ले आप, इसके ऊपर भी कंपल्सरी। और माल प्रैक्टिस यानी क्या क्या चीटिंग हो रही है इलेक्शन में, कैसे कैसे माल प्रैक्टिस हो रहे हैं, और ये नहीं करना है तो क्या करना है? इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस को कैसे इरेडिकेट करना चाहिए? माल प्रैक्टिस नहीं करना है तो हम क्या जिम्मेदारी है? सोसाइटी की तरफ से आप सजेशंस क्या दे रहे हैं? या आप माल प्रैक्टिसेस यहाँ हो रहे हैं तो इसको रोकने के लिए आप लेटर लिखो, ऐसा कुछ भी पूछ सकता हूँ। बहरहाल माल प्रैक्टिसेस और इलेक्शन प्रोसीजर पे आप पढ़ के रहना। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस क्या, कैसे रहना चाहिए इलेक्शंस? कोड ऑफ कंडक्ट क्या 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 करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन क्या काम करता, आखिर इलेक्शन कमीशन का रोल क्या और फंक्शंस क्या है, इन क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे करता, ये पूरा आप अच्छा खासा रिवाइज करना है। स्लोगन्स लिखो आप इलेक्शंस के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस के ऊपर, या माल प्रैक्टिसेस के ऊपर, इलेक्शन में जो कैसे कैसे होता, कुछ भी। बहरहाल आपको इलेक्शन के ऊपर आपको स्लोगन्स लिखो बोल सकता है, इंपॉर्टेंस पे लिखो बोल सकता है, या अडल्ट फ्रेंचाइज पे लिखो बोल सकता है। ऑब्जर्व द टेबल, एक टेबल दे देता है, एनालाइज करो बोलता है इलेक्टर्स के ऊपर, या अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, या रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी के ऊपर। आपको वो क्वेश्चन एनालाइज करके आंसर्स लिखना है, पैराग्राफ पढ़ना है, डेटा एनालाइज करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप देखिए दूसरा चैप्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट 30 इयर्स फ्रॉम 1947 टू 77। ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? आखिर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में क्या फायदा हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज का नाम? लैंड रिफॉर्म्स क्या है? लैंड रिफॉर्म्स किसको बोलते हैं? अच्छा, पंचशील कौन शुरू करे थे? क्या काम हुआ पंचशील? 5 एग्रीमेंट क्या है पंचशील? फॉरेन पॉलिसी किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस क्या है इंदिरा गांधी के पीरियड में जो? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या आए थे? इमरजेंसी पीरियड कब था और क्यों हुआ था? रोल ऑफ नेहरू इन ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो इनके जमाने में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या लाए और नेहरू जी का क्या रोल है? इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज नए नए इमर्ज हो रहे हैं, नए नए निकल रहे हैं, इसके ऊपर आसाम एंड पंजाब में भी मूवमेंट्स हुए। आसाम मूवमेंट क्या था, पंजाब मूवमेंट क्या था? आसाम और पंजाब मूवमेंट के बीच में का डिफरेंस क्या? ऑपरेशन बारगा, ये कहां हुआ और कब हुआ? इकोनॉमिक लिबरेशन क्या है? लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? 5 ईयर प्लान्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ईयर प्लान्स के ऊपर फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था, कौन से ईयर से कौन से था, ये पूरे 5 ईयर प्लान्स के डेट, ईयर्स, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था एम, सेकंड 5 ईयर प्लान में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये पूरे 5 ईयर प्लान्स के 5 प्लान्स पूरे याद रखना है। साथ ही में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, कौन शुरू करे थे, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये 75 से 85 के बीच में हुआ, ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करिए। ड्रॉ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप बता रहा हूं, इंडिया का आउटलाइन बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक पैराग्राफ दे देता पार्टीशन के ऊपर, फिर आपकी ओपिनियन क्या है, ये जो पार्टीशन हुआ क्या ये सही हुआ, क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आपकी अपनी ओपिनियन वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको लिखना। उसके बाद है एक कौन सा भी पैराग्राफ, जैसा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे दे सकता, या पॉलिटिकल पार्टीज दे सकता, या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दे सकता, या 5 ईयर प्लान्स पे दे के आप इसके अंदर के मेन पॉइंट्स इंटरप्रेट करके लिखो, ये देना है। लोकेट द फॉलोइंग इन द मैप। अब ये जो कुछ नीचे जो आ रहे हैं वो लोकेट करो बोल सकता हूं। ये पूरे एक बार देख लें। देखिए केनिया, लीबिया, अल्जीरिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, जो भी इस लेसन में नाम आ रहे हैं वो आपको लोकेट करो बोल सकते। Emerging political trends 77 to 2000. Identify any 2 states ruled by regional parties. Regional parties कौन से स्टेट्स में अब रूल कर रही है, उसके नाम लिखो, फलाना स्टेट्स कौन से हैं। नेशनल पार्टीज कहां पे रूल कर रही है, वो स्टेट्स के नाम लिखो, ऐसे भी पूछ सकता है। आसाम मूवमेंट क्या है, कहां पे हुआ था और कब हुआ, उसका एम क्या है, रीजन क्या। रीड द डेटा ऑफ गवर्निंग पार्टीज टू आंसर द क्वेश्चंस। अब ये गवर्निंग पार्टीज के ऊपर एक डेटा दे देता, एक पैराग्राफ दे देता, आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है उस डेटा के अंदर से। इंडियन इकोनॉमी पे एक पैराग्राफ दे देके आप इसके मेन आंसर्स लिखो, या इसके इंटरप्रेट करो, या आपका सजेशंस लिखो, या आपकी ओपिनियन जो, ऐसा कुछ भी बोल सकते। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज के ऊपर एक टेबल दे देता, राइट अ पैराग्राफ या एनालाइज इट, या ऐसा कुछ भी बोलते। अब देखिए आप, ये तेलंगाना, आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, ये इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं या प्लेसेस हैं उसको लोकेट करो बोल सकता है इंडिया का। और हो सकता अगर वर्ल्ड मैप दे दिया तो फिर मेडागास्कर, आइलैंड, नाइजीरिया, हॉलैंड, ये जो भी एग्जाम, जो भी आपके ये इस लेसन में है, इस यूनिट में, वो पूरे सारे आपको इनमें से कोई भी एक 4, 5 या 8, 10 पूछ लें। हॉलैंड है, एम्स्टर्डम है, ब्राजील है, जॉर्डन है, स्पेन है, पैलेस्टाइन है, बांग्लादेश है, ये सारे लोकेट करना होता। पोस्ट वॉर वर्ल्ड इंडिया, यानी वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की क्या हालत है। पंचशील है, जियोनिस्ट मूवमेंट है, ये दोनों मूवमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है पंचशील का जो आया था, कि पंचशील है क्या, कौन से कंट्रीज के बीच में ये पंचशील जो साइन हुआ था, जियोनिस्ट मूवमेंट क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, नाम भी बोलते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया क्यों लिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या, कोल्ड वॉर क्या है, बैंडन कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, आखिर इसका एम क्या था, कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करे थे। ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक टेबल दे देता, वेपन्स कौन से न्यूक्लियर वेपन्स कौन सी कंट्रीज में है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर एनालाइज करना है। अब ये एक वर्ल्ड मैप दे देता, उसके अंदर आपको ये नीचे जो प्लेसेस हैं वो लोकेट करना है आपको। कांगो, जर्मनी, इटली, जेनेवा, चेकोस्लोवेकिया, रोमानिया, मेडिटेरियन सी, बर्मा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, ये सारे आपको इनमें से कोई भी कुछ पूछ सकता है। वर्ल्ड मैप जो छोटे छोटे हैं बिल्कुल आप नजरअंदाज कर देते, जनरली वो पूछ। सोशल मूवमेंट्स क्या है, सोशल मूवमेंट लेसन में आपको मीराबाई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी क्वेश्चन कई बार आए। सोशल मूवमेंट्स के फीचर्स क्या है, आखिर सोसाइटी में क्या चेंजेस लाई है सोशल मूवमेंट्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये कौन सी गैस थी, कहां पे हुआ था, ये भोपाल बिल्कुल जो
मध्य प्रदेश में है, वहां पे हुआ था, इससे ये ट्रेजेडी में हुआ क्या, ये पता। पोस्टर एनवायरनमेंट, अब ये जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे पोस्टर बनाना है, आपको पोस्टर बनाओ, बिल्कुल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पोस्टर बनाना है। एक पैम्फलेट बनाओ, पोस्टर नहीं पूछा तो पैम्फलेट पूछता। कंप्लीट लिकर प्रोहिबिशन, ये अगर पूरा लिकर को बिल्कुल प्रोहिबिट कर देना, रोक देना है, तो आप एक पैम्फलेट बनाइए, ये पैम्फलेट बनाना। सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका, अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट कब आया था, क्यों आया था? ये जो प्लेसेस हैं, यूएसए, यूएसआर, वियतनाम, पोलैंड, जर्मनी, हंगेरी, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, टर्की, ग्रीनलैंड, ये सारे जो है मैप पे, वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना आना है। तेलंगाना स्टेट, ये चैप्टर में से ग्रोइंग डिसकंटेंट इन तेलंगाना, तेलंगाना क्यों नाराज हुआ, आखिर तेलंगाना बनने की वजह क्या है, क्या हुआ जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आखिर क्या बातें थी जो तेलंगाना को डिसकंटेंट कर, यानी नाराज कर, नाराजगी बढ़ने की वजह क्या थी? अनाउंसमेंट ऑफ तेलंगाना कब हुआ और विथड्रॉल ऑफ तेलंगाना, यानी होते होते रह गया था, वो कब हुआ? विशाल आंध्रा जो है उसका डिमांड क्यों आया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। जेंटलमैन्स अग्रीमेंट क्या है और कौन से स्टेट के बीच में ये जेंटलमैन्स अग्रीमेंट हुआ, और ये जेंटलमैन्स अग्रीमेंट कहां पे तोड़ा गया जिसकी वजह से ये डिसकंटेंट आया? एक टेबल दे देता, क्रॉप्ड एरिया कितना है तेलंगाना में, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, यानी कितने एरिया पे पानी सप्लाई हो रहा, कितने एरिया पे, कितने हेक्टर्स पे आपको क्रॉप लगाई जा रही, ये एक डेटा देता। इसके ऊपर एनालाइज करके सबसे ज्यादा एरिया क्रॉप कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या कौन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज्यादा क्रॉप कहाँ है, सबसे कम क्रॉप, सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के आपको एनालाइज करना है। देखिए आपको थैंक यू वेरी मच। देखिए हम आपके साथ अभी भी हैं, एग्जाम होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो है कौन सा ग्रुप लेना चाहिए, कौन सी फील्ड लेना चाहिए, आईटीआई करना है या पॉलिटेक्निक करना है या एमपीसी लेना है या बाईपीसी लेना है या एचईसी लेना है या सीईसी लेना है, इसमें क्या स्कोप्स है, उसमें क्या स्कोप्स है, हम ये आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।